अध्याय 36। किंग किंग झान फेई जहां अपनी दुविधा में फंसा था, वहीं शांगदू के सिटी सेंटर के एक आलीशान ऑफिस में एक और शख्स सूट पहने कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था। उसका अंदाज झान फेई से बिल्कुल अलग था। सलीके से बंधे कफ्स और एक महंगी घड़ी। ये कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका नाम था गो दाजुआंग। दाजुआंग के चेहरे पर तनाव था। उसे अपनी उस सेक्रेटरी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। उसे भी आज सुबह वही रहस्यमय ईमेल मिला था जिसमें एक क्रांतिकारी ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर था। एक आईटी एक्सपर्ट होने के नाते वो समझ गया था कि ये सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी को एक साम्राज्य में बदल सकता है। तभी उसे एक सका फोन आया, वही बच्चों जैसी आवाज जिसने उसे डार्क वेब वाली पहचान से धमकाया। दुनिया उसे किंग किंग के नाम से जानती थी, हैकर्स की दुनिया का एक सम्राट। वह एनोनिमस जैसे संगठन का बड़ा चेहरा था जिसने सोनी से लेकर अमेरिका के रक्षा विभाग तक में सेंध लगाई थी। अमेरिका में उस पर $5 मिलियन का इनाम था। दाजुआंग ने सोचा कि वो इस एक को सबक सिखाएगा। उसने तुरंत सरकारी डेटाबेस हैक किया और ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी की जानकारी निकाल ली। चेन 19 साल का छात्र, शांगदू टोंग यूनिवर्सिटी। दाजुआंग मुस्कुराया। उसे लगा ये बहुत आसान है, पर तभी वो ठिठका। उसे शक हुआ कि एक्स ने इतनी आसानी से अपना नाम क्यों बता दिया। क्या ये कोई जाल है? उसने अपनी सेक्रेटरी को बाहर निकाला और गहराई से जांच शुरू की। तभी उसके पास वाली फैक्स मशीन अपने आप चलने लगी। फैक्स में कोई दस्तावेज नहीं था, बल्कि किंग की पूरी फाइल थी। उसकी सारी गैरकानूनी कमाई, उसके गुप्त बैंक खाते। दाजुआंग के होश उड़ गए। उसने अपना कंप्यूटर चेक किया पर वहां कोई वायरस नहीं मिला। उसने फैक्स मशीन का प्लग निकाल दिया, पर अगली ही पल प्रिंटर अपने आप चलने लगा। दाजुआंग ने प्रिंटर से निकलते कागजों को देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। प्रिंटर एक के बाद एक उसकी अपनी तस्वीरें निकाल रहा था जो उसी के ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे से ली गई थी। ये एक्स की तरफ से एक चेतावनी थी, तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। दाजुआंग समझ गया कि वह किसी साधारण हैकर से नहीं बल्कि एक डिजिटल भगवान से टकरा रहा है। अध्याय 37। अस्वीकृति, रिजेक्शन, कमीना। गो दाजुआंग ने अपने दांत भींच लिए। सालों से उसने जो अपनी एक करिश्माई बिजनेसमैन की छवि बनाई थी वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। इस समय वह एक ऐसे जुआरी की तरह था जिसने अपना सब कुछ गवा दिया हो। उसके अंदर सिर्फ अतार्किक डर और पागलपन बचा था। एक हैकर के लिए इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि कोई दूसरा हैकर उसके सिस्टम में बिना किसी सुराग के घुस जाए और उसे लाचार कर दे। किंग किंग के नाम से मशहूर दाजुआंग को हार का स्वाद चखे हुए अरसा हो गया था। उसे लगा था कि वो साइबर जगत का अजय राजा है। दाजुआंग ने गुस्से में कंप्यूटर का प्लग खींचा और ऑफिस से बाहर निकल गया। उसकी सेक्रेटरी ने पूछा, बॉस आप कहाँ जा रहे हैं? जरूरी काम है, तुम साथ मत आओ। उसने रूखेपन से जवाब दिया। उसे लगा कि भले ही एक्स ने उसकी असली पहचान जान ली है, लेकिन जब तक वो उसे सार्वजनिक नहीं करता, दाजुआंग के पास पलटवार करने का मौका है। वो एनोनिमस का लीडर था, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। उधर इस सबका मास्टरमाइंड चेन अपने गोदाम में अंगड़ाई ले रहा था। उसने देखा कि किंग की इच्छा शक्ति काफी मजबूत है। बाकी तीनों हैकर्स ने तो आसानी से हार मान ली थी, पर ये अभी भी लड़ रहा था। चेन को अपनी पहचान उजागर होने का डर नहीं था। वो जानता था कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए उसे कभी न कभी दुनिया के सामने आना ही होगा। उसका बैकग्राउंड साफ सुथरा था, जबकि किंग और बाकी हैकर्स के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ था। चेन ने गोदाम में अलार्म सेट किए और अपनी नई स्कूटर उठाकर शहर की ओर चल दिया। कड़ी धूप थी और वो पेड़ की छाव का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने सोचा कि अब एक कार खरीदनी चाहिए। आखिर जल्द ही उसके पास 40 मिलियन आने वाले थे। चेन एक गहरी चाल चल रहा था। वो जानता था कि बाजार एक केक की तरह है और उसे अकेले खाना खतरनाक है। अगर वो निवेश इन्वेस्टमेंट्स स्वीकार नहीं करता तो बड़े कॉर्पोरेट्स उसे कुचल देते। इसलिए उसने खुद अपने निवेशक चुने। किंग किंग, एसबी, सीजेडएच और जेडएफ। ये चारों शांगदू के रहने वाले अरबती थे और उनका कोई जटिल आपराधिक इतिहास नहीं था। चेन उन्हें लिटिल एक्स ट्रांसलेशन में 2% की हिस्सेदारी देने वाला था। उसे पता था कि जब वे इस तकनीक की असली ताकत देखेंगे तो उनकी नाराजगी लालच में बदल जाएगी। रास्ते में उसे जिया यिन XIA का फोन आया। चेन खुशखबरी है, हमारा शोध पत्र थीसिस पब्लिश हो गया है। जिया यिन की आवाज में खुशी थी। बधाई हो, चेन ने शांति से कहा। उसके लिए वो रिसर्च पेपर सिर्फ लोन लेने का एक जरिया था। जिया यिन उसे और वांग वई को पार्टी देना चाहती थी, पर चेन ने ड्राइविंग का बहाना बनाकर बात टाल दी। वो जानता था कि जिया यिन उसे पसंद करती है, लेकिन उसके पास दूसरी दुनिया की USB ड्राइव थी। उसके सपने प्यार मोहब्बत से कहीं बड़े थे। वो अपने रास्ते पर अकेला ही चलना चाहता था। अध्याय 38। मुलाकात। चेन मिकी कैफे में बाकी लोगों से पहले ही पहुंच गया था। ये एक हाई क्लास कैफे था जहां अलग अलग थीम वाले प्राइवेट केबिन बॉक्सेस थे। चेन ने वंडर हाउस थीम वाला केबिन बुक किया था। पहुंचते ही उसने वेटर को बुलाया और $100 की टिप देकर एक अजीब काम सौंपा। जैसे ही मैं सिग्नल दूं, इस केबिन की बिजली काट देना। उसने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए, सारी लाइटें जला दी और इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद कदमों की आहट सुनाई दी। सबसे पहले झान फेई पहुंचा। वेटर ने उसे मिकी वंडर हाउस केबिन का रास्ता दिखाया। झान फेई ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी नजर सामने बैठे एक युवक पर पड़ी। वो युवक मुश्किल से 20 साल का लग रहा था और साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों की चमक किसी ब्लैक होल की तरह थी। झान फेई को पहली बार आभा, ऑरा या ऊर्जा जैसे शब्दों का असल मतलब समझ आया। उस युवक के आत्मविश्वास ने झान फेई की बोलती बंद कर दी थी। आइए मिस्टर झान, बैठिए, चेन ने शालीनता से कहा। क्या पीना पसंद करेंगे? एक कैप्यूचिनो, झान फेई ने संभलते हुए कहा। तो तुम एक्स हो? झान फेई ने पूछा। हाँ, मैं ही हूं, चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। तभी बाहर से और कदमों की आवाज आई। 2 और आदमी अंदर आए, मोटे चश्मे वाले और थोड़े गंजे। ये SB और CZH थे। उन्होंने आते ही सीधे मुद्दे की बात की। साफ साफ बताओ क्या चाहते हो? अगर डार्क वेब वाली पहचान से धमका रहे हो तो हम डरने वाले नहीं हैं। चेन मुस्कुराया और दरवाजे की तरफ देखा। जब ये दोनों आ गए हैं तो किंग को भी अंदर आ जाना चाहिए। झान फेई और बाकी लोग मुड़े। दरवाजे पर एक सूट पहना हुआ प्रभावशाली व्यक्ति खड़ा था। गो दाजुआंग, किंग। उसकी कदकाठी और रईसी साफ झलक रही थी, लेकिन इस कमरे में उसकी चमक भी चेन के सामने फीकी पड़ रही थी। क्या तुम सच में एक्स हो? किंग ने घूरते हुए पूछा। वही लड़के जिसका नाम मैंने सरकारी वेबसाइट पर देखा था। बिल्कुल, चेन ने कहा। मुझे पता है आप लोगों को ये सब समझना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मेरी शर्तें सुनने के बाद भी आप साथ काम नहीं करना चाहते तो आप जा सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि फिर कभी आपको नहीं धमकाऊंगा। क्या तुम्हारी जुबान पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल, चेन ने सिर झुकाया। मेरा नाम चेन है। डार्क वेब पर मुझे एक्स कह सकते हैं। हालांकि आप लोगों ने मेरे बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं बस एक छोटा सा खिलाड़ी हूं। उन चारों ने एक दूसरे को देखा। उनके मन में एक ही बात थी,
अगर तुम्हारे जैसा शख्स खुद को छोटा खिलाड़ी कहता है तो डार्क वेब पर कोई भी बड़ा होने का हकदार नहीं है। अध्याय 39। अप्रत्याशित विकास। मध्यम रोशनी वाले उस केबिन में 5 लोग गोल मेज के चारों ओर खामोश बैठे थे। वेटर ने घबराहट में सबको कॉफी परोसी और चेन चेन के इशारे पर बाहर चला गया। चेन चेन ने कॉफी का घूंट भरा और धीमी आवाज में कहा, मुझे यकीन है कि आप सबने मेरा भेजा हुआ सॉफ्टवेयर देख लिया होगा। एसबी और सीजेडएच ने एक दूसरे को देखा। सीजेडएच ने बात शुरू की, तुम्हारे प्रोडक्ट में बहुत दम है। अगर तुम निवेश चाहते हो तो हम दोनों तुम्हारी कंपनी के 40% शेयर 200 मिलियन में खरीदने को तैयार है। झान फेई हैरान रह गया। उसे लगा था कि ये लोग धमकाए जाने पर गुस्सा करेंगे, पर यहां तो सीधे केक मुनाफे की बात हो रही थी। झान फेई ने भी तुरंत दाव लगाया, मैं 10% शेयर के लिए 50 मिलियन देने को तैयार हूं। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ 8% शेयर बेच रहा हूं, और वो भी केवल इसी प्रोजेक्ट लिटिल एक्स ट्रांसलेशन के लिए। चेन चेन के चेहरे पर करोड़ों की बात सुनकर भी कोई शिकन नहीं आई। हर व्यक्ति को केवल 2%, उससे ज्यादा नहीं। सब सन्न रह गए। चेन चेन ने आगे कहा, सच तो यह है कि मुझे पैसों की कमी नहीं है। मैं आप लोगों को यह मौका इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में आपका दबदबा है। जब ये सॉफ्टवेयर बाजार में आएगा तो अनुवादकों, ट्रांसलेटर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी बात सुनकर चारों की निगाहें उस पर जम गई। उसने साबित कर दिया था कि उसकी हैकिंग और एआई तकनीक उनसे बहुत आगे है। चेन चेन ने साफ कर दिया, 10 मिलियन का निवेश आपको भविष्य में 10 गुना रिटर्न देगा। बदले में आपको बस मेरी कंपनी को प्रतिस्पर्धियों, कॉम्पिटिटर्स से बचाना होगा। झान फेई, एसबी और सीजेडएच इस सौदे के लिए मान गए और केबिन से बाहर चले गए। अब वहां सिर्फ चेन चेन और किंग गो दाजवांग बचे थे। मिस्टर किंग, आपका क्या फैसला है? किंग ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हारी पूरी फाइल देखी है। तुम जो टोंग यूनिवर्सिटी के जीनियस छात्र हो, पर मैं इस सौदे को ठुकराता हूं। चेन चेन थोड़ा हैरान हुआ। किंग ने आगे कहा, मैं एक हैकर हूं और मुझे धमकाया जाना पसंद नहीं। मैं इन तीनों की तरह पैसे का भूखा नहीं हूं। तुमने लक्ष्मण रेखा पार की है। क्या आप मुझे चुनौती दे रहे हैं? चेन चेन की आवाज ठंडी हो गई। हाँ, किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास अंडरवर्ल्ड में भी कुछ दोस्त है। अगर तुमने मुझे मेरे पुराने रिकॉर्ड से डराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे माता पिता की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। चेन चेन को गुस्सा नहीं आया, उसने बस एक आह भरी। इंसानी स्वभाव कितना अनिश्चित होता है। किंग बाहर जाने के लिए मुड़ा, तभी चेन चेन ने कहा, आप अपनी सिगरेट भूल गए। जैसे ही किंग ने हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा, केबिन की लाइटें पस्त की आवाज के साथ बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। क्या हुआ? ब्लैकआउट? किंग ने मुड़कर देखा। अंधेरे में चेन चेन ने अपना दायां हाथ उठाया। एक हल्की सी फ्लिक की आवाज आई और आग की एक नन्ही सी लपट ने उसके आधे चेहरे को रोशन कर दिया। साए और नाचती हुई लपटों के बीच चेन चेन का चेहरा किसी रूह की तरह लग रहा था। किंग का उग्र चेहरा अचानक ढीला पड़ गया। वो किसी सम्मोहन डेज में आ गया था। उसे वो लपटें आसमान के सितारों की तरह लगने लगी। वह एक सितारा गिनता 2, 3। अध्याय 40। जिया यिन एंजाइटी 48 लेने के बाद भी इंसानी स्वभाव को पूरी तरह समझ पाना असंभव था। क्या ये इस दवा की सीमा थी या इंसानों का अप्रत्याशित व्यवहार? चेन चेन को सिगरेट के धुएं से हल्की खांसी हुई। उसने गो दाजवांग किंग को जाते हुए देखा तो उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई। उसे उम्मीद थी कि बाकी तीनों की तरह किंग भी मुनाफे को देखकर साथ काम करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन वो किंग की दृढ़ इच्छा शक्ति और उसके अहंकार को आंकने में भूल कर गया था। किंग ने न केवल उसे चुनौती दी थी बल्कि उसके माता पिता को भी धमकी दी थी। यहाँ किंग ने चेन चेन की लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी और यहीं से एक अंतहीन युद्ध की शुरुआत हुई। चेन चेन ने शांति से अपनी सिगरेट बुझाई, केबिन के पर्दे हटाए और नीचे सड़क की ओर देखा। किंग किसी सम्मोहन की स्थिति में मिकी कैफे से बाहर निकला और बिना रुके सड़क की ओर बढ़ गया। वो व्यस्त सड़क थी, गाड़ियां तेज रफ्तार में आ जा रही थी, लेकिन किंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धप, एक एसयूवी समय पर रुक नहीं पाई और उसने सीधे किंग को टक्कर मार दी। सड़क पर चीख पुकार मच गई। चेन चेन ने शांति से पर्दे बंद किए, अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई और मुस्कुराते हुए वेटर से कहा, वेटर, बिल ले आओ। चेन चेन जब अपनी स्कूटर से वापस गोदाम की ओर जा रहा था तो उसके फोन की घंटी बजी। ये एक्स का सिग्नल था, गोदाम में किसी अजनबी की मौजूदगी का अलर्ट। चेन चेन ने तुरंत अपने फोन पर सीसीटीवी फुटेज देखी। एक लाल मर्सिडीज से सफेद टी-शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स पहने एक लड़की उतरी थी। वो और कोई नहीं, जिया यिन, एक्साई यिन थी। जब चेन चेन गोदाम पहुंचा तो जिया यिन उसे देखकर मुस्कुराई। तुम यहां भी पहुंच गई? चेन चेन ने स्कूटर पार करते हुए पूछा। मुझे वांग वेई ने बताया। जिया यिन ने गर्व से अपनी नई कार दिखाई। देखो मेरी नई सवारी। रिसर्च पेपर पब्लिश होने की खुशी में पापा ने मुझे ये गिफ्ट दी है। चेन चेन ने बिना किसी भाव के गोदाम का शटर खोला। आंटी, मुझे मेहनत करने दो, तुम किसी और लड़के को ढूंढ लो। ये एक चीनी जोक है जहां युवा लड़के अमीर औरतों या शुगर मॉमीज के पास चले जाते हैं। आंटी किसे कहा? मैं तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ी हूं। जिया यिन चिढ़ गई। चेन चेन ने उसे पानी की बोतल थमाई और उसे इंटरनेट के नए ट्रेंड्स, कियाओ बिलुओ, ब्रदर कई के बारे में चिढ़ाने लगा। उसने कहा कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह गई है। जिया यिन ने गुस्से में उसे पानी की बोतल से मारा और चिल्लाई, मैं यहां तुमसे मिलने आई हूं और तुम ऐसे बात कर रहे हो? मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई, पीएचडी का विचार भी छोड़ दिया है। चेन चेन हैरान रह गया। क्यों? तुमने तो सिफारिश, रिकमेंडेशन भी जमा कर दी थी। मैंने बहुत सोचा। जिया यिन ने सिर झुकाते हुए कहा, जब मुझे भविष्य में बायोलॉजी के क्षेत्र में रहना ही नहीं है तो सिर्फ पापा की खुशी के लिए ये सब क्यों करना? अब जब मेरे और पापा के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। चेन चेन ने अपनी ठुड्डी सहलाई और कहा, सही है, मैं ठहरे गरीब बस्ती का लड़का, तुम जैसे अमीर घर की लड़कियों की सोच कभी नहीं समझ पाऊंगा। अध्याय 41। पहला कर्मचारी, क्यों ना मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर लूं? बहस के बाद जिया यिन ने अचानक ये सुझाव दिया। चेन चेन के मन में हलचल हुई। ये सच था कि उसे अब कर्मचारियों की जरूरत थी। ब्लैक लाइट बायोटेक्नोलॉजी काफी पहले बन चुकी थी, लेकिन अब तक चेन चेन अकेला ही लड़ाकू कमांडर बना हुआ था। कुछ दिनों में उसे एक बड़े अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने जाना था और वहां अकेले जाना थोड़ा अपमानजनक लगता। चेन चेन ने उससे पूछा, पर तुम करोगी क्या? मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन सकती हूँ। जिया यिन ने आत्मविश्वास से कहा। उसने बताया कि वो अपने पिता की कंपनी में इंटर्नशिप कर चुकी है और मैनेजमेंट उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। चेन चेन जानता था कि जिया यिन का स्वभाव भले ही थोड़ा सामाजिक कम हो, लेकिन वो योजना बनाने और प्रबंधन में बहुत सटीक है। उसने फैसला किया, ठीक है, तुम ह्यूमन रिसोर्स एचआर विभाग का काम संभालो। अपने पिता के संपर्कों का इस्तेमाल करके मेरे लिए कर्मचारियों की एक टीम तैयार करो। जिया यिन खुशी से उछल पड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अनजाने में अपने ही पिता को एक बिजनेस पार्टनर के रूप में चेन चेन से मिलवाने वाली है। अगले ही दिन जिया यिन के पिता जिया हुई, एक्साई हुई, जो स्पार्कल एंटरटेनमेंट के मालिक थे, शांगदू पहुंच गए। उन्होंने लिटिल एक्स ट्रांसलेशन की ताकत को पहचाना और तुरंत एक डील की। 20 मिलियन के निवेश के बदले उन्हें प्रोजेक्ट में 4% हिस्सेदारी मिली। साथ ही चेन चेन ने उनकी कंपनी के गेम्स के लिए एक इंटेलिजेंट एनपीसी सिस्टम बनाने का वादा किया, जिसके बदले उसे 10 मिलियन कैश मिले।
इस तरह चेन ने लिटिल एक्स की 10% हिस्सेदारी के बदले कुल 50 मिलियन कैश जुटा लिए। अब वो अपना पुराना स्टूडेंट लोन चुका सकता था और अपनी कंपनी को बड़े स्तर पर ले जा सकता था। उसने जिया यिन को फंड्स का प्रबंधन सौंप दिया और उसे शहर में एक ऑफिस स्पेस किराए पर लेने को कहा। चेन को जिया यिन के पिता के दखल की चिंता नहीं थी। एक बार ऑफिस का नेटवर्क सेट हो जाने के बाद एक्स पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेगा और कोई भी कर्मचारी उसकी नजर से बच नहीं पाएगा। चेन का दिमाग बिल्कुल साफ था। उसका असली मकसद कोई दबंग सीईओ बनना नहीं था। पैसा कमाना तो बस एक जरिया था। उसकी असली ताकत वो यूएसबी ड्राइव थी। जब तक वो उसके पास है वो हजारों कंपनियां खड़ी कर सकता है और मौत को भी मात देकर अमरता हासिल कर सकता है। अध्याय 42। फेसबुक और ट्विटर के साथ बातचीत। कुछ दिनों बाद शांगदू शहर में ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने अपनी जड़ें जमा ली। इसका ऑफिस एक साधारण इमारत की 45वीं मंजिल पर था, इसलिए इसने किसी का ध्यान नहीं खींचा। आखिर ऐसी छोटी कंपनियां हर दिन बनती और मिटती रहती है। जिया यिन ने मुख्य भूमिका निभाते हुए भर्ती रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू की। शुरुआत में इसमें 5 विभाग कस्टमर सर्विस, टेक्निकल, प्लानिंग, पब्लिसिटी और एचआर बनाए गए, जिनमें कुल 20 से भी कम कर्मचारी थे। लिटिल एक्स ट्रांसलेशन असिस्टेंट के प्रचार के लिए चेन ने जिया यिन को वेब गेम्स वाली पुरानी तकनीकें, पॉपअप्स, वाटर आर्मी आदि इस्तेमाल करने की छूट दी। फिलहाल चेन अपने चेयरमैन वाले केबिन में सूट पहनकर बैठा था। जिया यिन ने आकर बताया, हमने विज्ञापन पर 10 मिलियन खर्च कर दिया है। अगर हम जल्द ही चार्ज करना शुरू नहीं करते तो फंड्स खत्म हो जाएंगे। चेन ने ठुड्डी सहलाई, अभी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। हमें मुनाफे से ज्यादा कंपनी की साफ सुथरी इमेज और अच्छी साख, वर्ड ऑफ माउथ की जरूरत है। हमारा मुख्य बाजार मेनलैंड चीन नहीं बल्कि यूरोप और भारत जैसे बहुभाषी मल्टीलिंगुअल देश होंगे, जहां फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तभी जिया यिन की असिस्टेंट सिस्टर ये ने अंदर आकर सूचना दी, चेयरमैन, फेसबुक और ट्विटर के प्रतिनिधि नीचे पहुंच चुके हैं। चेन मुस्कुराया, वे 1 महीने बाद आए हैं। इसका मतलब है कि वे मेरे प्रोग्राम का कोड क्रैक नहीं कर पाए। उसने प्रतिनिधियों को सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में भेजने को कहा। कॉन्फ्रेंस रूम में 5 विदेशी प्रतिनिधि बैठे थे। टोनी नाम के एक अधिकारी ने, जो अच्छी चीनी बोलता था, प्रस्ताव रखा। हम आपकी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। हम आपकी कंपनी की वैल्यू 1.5 बिलियन यूएसडी आंकते हैं और 1 बिलियन डॉलर में 70% शेयर खरीदना चाहते हैं। मुझे खेद है, मेरा अभी फंडिंग लेने का कोई इरादा नहीं है। चेन ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। टोनी हैरान रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दूसरा दाव खेला। उसने एक दस्तावेज, लेटर ऑफ इंटेंट, आगे बढ़ाया। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर लिटिल एक्स का स्थायी इस्तेमाल करने के अधिकार के लिए $100 मिलियन देने को तैयार है। ट्विटर भी इसी कीमत पर यही अधिकार चाहता है। सिस्टर ये ने चेन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यह बहुत बड़ा मौका है। वे हमें विज्ञापन के पैसे दे रहे हैं और साथ ही हमारे सॉफ्टवेयर का प्रचार भी होगा। अध्याय 43। $4 अरब का अनुबंध। सिस्टर ये की बात सुनकर चेन ने सिर हिलाया। मुझे खुशी है कि आप हमारे उत्पाद को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल करना चाहते हैं, लेकिन सबके कान खड़े हो गए। अगर आपको अपने प्लेटफॉर्म के लिए लिटिल एक्स चाहिए तो 100 मिलियन से काम नहीं चलेगा। चेन ने 2 उंगलियां उठाई। मुझे $2 बिलियन चाहिए। मिस्टर चेन, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? टोनी सन्न रह गया। हमारी नजर में आपकी पूरी कंपनी की कीमत ही 1.5 अरब है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम सहयोग का दूसरा तरीका अपना सकते हैं। चेन ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, जो कोई भी मुझे $3 अरब देगा, मैं उसे पूरे फेडरेशन में इस उत्पाद के इस्तेमाल का एक्सक्लूसिव एकमात्र अधिकार दे दूंगा। टोनी और एल्विन, ट्विटर प्रतिनिधि, के चेहरे का रंग उड़ गया। टोनी गुस्से में बोला, मिस्टर चेन, आप तो कीमतें आसमान पर पहुंचा रहे हैं, ड्राइविंग अप द प्राइस। ये एक जेंटलमैन का बर्ताव नहीं है। कहने को कुछ और बचा नहीं है। चेन ने हाथ लहराया, या तो ये 2 विकल्प चुने, वरना बातचीत यही खत्म समझिए। चेन ने शांति से पासा पलटा। आप दोनों जानते हैं कि ये सॉफ्टवेयर चीन के लिए नहीं बल्कि आपके जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स के लिए बना है। जरा सोचिए, अगर ये एक्सक्लूसिव अधिकार आपके किसी प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर के हाथ लग गया तो क्या होगा? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वे जानते थे कि अगर टम्बलर या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को लिटिल एक्स मिल गया तो फेसबुक और ट्विटर की बादशाहत खतरे में पड़ सकती है। चेन ने आखिरी चोट की। क्या आपने कभी चीन के विशाल बाजार में घुसने का सोचा है? सोचिए, टेंसेंट साम्राज्य कैसे बना। अगर आपके पास ये अनुवाद तकनीक हो तो आप उसे भी टक्कर दे सकते हैं। चीन के बाजार का नाम सुनते ही उनकी आंखों में लालच चमक उठा। टोनी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुझे हेडक्वार्टर से बात करनी होगी। हम कल फिर आएंगे। उनके जाने के ठीक आधे घंटे बाद सिस्टर ये फिर से दौड़ती हुई आई। चेयरमैन, फेसबुक की एमिली वापस आई है। एमिली अपने वकीलों के साथ अंदर आई और अंग्रेजी में तेजी से बोली, मिस्टर चेन, फेसबुक आपका दूसरा प्रस्ताव स्वीकार करता है। हम $3 अरब में एक्सक्लूसिव ऑथराइजेशन खरीदने को तैयार है। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है। चेन ने अफसोस जताते हुए कहा, ट्विटर ने मुझसे अभी संपर्क किया है। वे भी यही प्रस्ताव मान रहे हैं। ये असंभव है, आप झूठ बोल रहे हैं। एमिली चिल्लाई। जरा सोच समझ कर बोलिए। चेन ने इत्मीनान से कहा, अगर यकीन नहीं है तो मिस्टर एल्विन के आने का इंतजार कीजिए और खुद देख लीजिए। एमिली ने लंबी सांस ली और अपना आखिरी पत्ता फेंका। $4 बिलियन। ये फेसबुक की आखिरी सीमा है मिस्टर चेन। आपके साथ काम करके खुशी होगी। चेन ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। 3 घंटे बाद अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। एमिली के जाने के बाद जिया यिन अंदर आई। हो गया? उसने दबे पाव पूछा। हो गया। चेन ने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। $4 अरब। ये हुई न बात। जिया यिन खुशी से झूम उठी। $4 अरब। अगर मैं अपने पापा को भी बेच दूं तब भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। जिया यिन ने मुस्कुराते हुए पूछा, पर क्या तुमने उन्हें सच में चीन के बाजार में घुसने का मौका दे दिया? चेन ठंडे अंदाज में हंसा और कॉन्ट्रैक्ट दराज में डाल दिया। क्या वे घुस पाए हैं? सरकार और टेंशन की बाधाओं को छोड़ भी दे तो इस कॉन्ट्रैक्ट में चीनी सिस्टम को अपडेट करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तुम उन्हें धोखे में रखोगे? फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। बस याद रखना, ये प्लेटफॉर्म्स आज पार्टनर है पर कल हमारे दुश्मन होंगे। अध्याय 44। ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी डेटा सेंटर फेसबुक के साथ $4 अरब के अनुबंध की खबर ने ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी का नाम जंगल की आग की तरह फैला दिया। रातों रात ये गुमनाम कंपनी चर्चा का केंद्र बन गई और लिटिल एक्स ट्रांसलेशन असिस्टेंट के यूजर तेजी से बढ़ने लगे। चेन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सॉफ्टवेयर पर मासिक सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फी लागू कर दिया। चीन के लिए ये 25 युआन प्रति माह और सालाना 200 युआन तय किया गया। इसी बीच कंपनी में एक बड़ा बदलाव हुआ। मैनेजर की असिस्टेंट ये डोंगमी को रिश्वत लेने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर चेन ने शांगदू इंडस्ट्रियल पार्क में बंद होने की कगार पर खड़े एक पुराने आईडीसी डेटा सेंटर को खरीद लिया। ये डेटा सेंटर काफी बड़ा था, 8 सर्वर रूम और 4000 से ज्यादा पुराने सर्वर। हालांकि इसकी तकनीक पुरानी हो चुकी थी, लेकिन चेन ने इसे केवल 20 मिलियन में 2 साल की लीज के साथ खरीद लिया। खरीदने के बाद चेन ने सबसे पहले सर्वर नहीं बल्कि एक विशाल ट्रांसफार्मर बदला।
उसने 10,000 केवीए का एक कमरा जितना बड़ा ऑलमर्स ट्रांसफार्मर लगवाया। ये पुराने ट्रांसफार्मर से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। चेन जानता था कि यूएसबी ड्राइव को चार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका अपना पावर प्लांट बनाना है, शायद भविष्य में अफ्रीका या भारत में, लेकिन फिलहाल उसके पास समय कम था। जिया यिन को चेन का यह फैसला पागलपन भरा लगा। पुराने सर्वर वाले कबाड़ खाने में इतना पैसा निवेश करना उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन चेन यही नहीं रुका। उसने पूरे डेटा सेंटर का लिक्विड कूलिंग सिस्टम बदलवा दिया और पुराने सर्वरों को कबाड़ के भाव बेचकर उनकी जगह नए और आधुनिक सर्वर लगवाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने ट्रांसफार्मर के ठीक बगल में एक मजबूत मेन कंट्रोल रूम बनवाया। इसमें उसने रहने के लिए 100 वर्ग मीटर का एक आलीशान फ्लैट भी तैयार किया, जिसमें लिविंग रूम और किचन सब कुछ था। कंपनी के कर्मचारी हैरान थे कि उनका अरबती बॉस एक डेटा सेंटर के बिजली घर में क्यों रहना चाहता है। उन्हें लगा कि शायद ये अमीरों का कोई अजीब शौक है। अंततः चेन उस $100 मिलियन के ब्लैकलाइट बफर डेटा सेंटर में अकेला रहने लगा। केवल वो जानता था कि अब 10,000 केवीए की बिजली के साथ वो यूएसबी ड्राइव से फिल्म की और भी रोमांचक चीजें हकीकत में निकाल सकता है। अध्याय 45। प्रारंभिक शोध परिणाम। विशाल दवा प्रयोगशाला ड्रग लैब में प्रिंटर से चरचराहट की आवाज आ रही थी। चेन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपनी नजरें हटाई और एक गहरी सांस लेकर खड़ा हुआ। अब उसके पास इतना पैसा और संसाधन थे कि वो NZ-T48 पर अपना शोध रिसर्च शुरू कर सके। चेन ने रिपोर्ट उठाई और पिछले कुछ दिनों के परिणामों को स्कैन किया। दवा का नाम अनाम अननेम्ड, मुख्य तत्व C15H15 9-2S C9H13N और आश्चर्यजनक रूप से इसमें माइकोनाजोल के अंश भी मिले। चेन हैरान रह गया। माइकोनाजोल आमतौर पर फंगल इन्फेक्शन की क्रीम में होता है, लेकिन हालिया शोधों से पता चला था कि ये नसों की सुरक्षा परत माइलिन शीथ को दोबारा बनाने में मदद करता है। नसों की ये परत जितनी विकसित होती है, इंसान की प्रतिक्रिया करने की गति रिएक्शन स्पीड उतनी ही तेज होती है। NZ-T48 इसी परत पर काम करती थी। इसके अलावा इसमें मस्तिष्क के लिए आवश्यक अमीनो एसिड भी थे, जो दिमाग को 12 घंटे तक लगातार उच्च तीव्रता पर काम करने के लिए ऊर्जा देते थे। रिपोर्ट के अनुसार दवा लेने के 3 मिनट बाद असर शुरू होता था और 11 से 13 घंटों तक रहता था। लेकिन चेन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने दवा की संरचना का केवल 30% हिस्सा ही डिकोड किया था। 70% तत्व अभी भी रहस्य थे। इसे पूरी तरह समझने के लिए मुझे एक विशाल लैब और सैकड़ों वैज्ञानिकों की टीम चाहिए होगी, उसने मन ही मन सोचा। शोध के निशान मिटाने के लिए चेन ने एक चालाकी की। उसने अपनी मेज पर चढ़कर लाइटर से फायर स्प्रिंकलर आग बुझाने वाले फव्वारे को गर्म किया। बीप बीप बीप। पूरे लैब में पानी की बौछार होने लगी। सारे महंगे उपकरण और शोध के कागजात भी कर बर्बाद हो गए। जब सुरक्षा गार्ड और मैनेजर भागते हुए आए तो चेन ने शांति से कहा, घबराइए मत, प्रयोग के दौरान गलती से अलार्म बज गया। जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान मैं कर दूंगा। उसे पता था कि किसी और की लैब किराए पर लेना अब सुरक्षित नहीं है। उसे खुद का एक एक्सपेरिमेंट सेंटर खोलना होगा। घर लौटते समय उसने जिया यिन को फोन किया। मैनेजर जिया, क्या मेरा पासपोर्ट, वीजा और सामान तैयार है? सब तैयार है चेयरमैन, सामान आपके घर डेटा सेंटर पहुंचा दिया गया है, जिया यिन ने जवाब दिया। डेटा सेंटर पहुंचकर चेन ने अपना पासपोर्ट और स्विट्जरलैंड का बिजनेस वीजा उठाया। उसने सामान के डिब्बे बिजली वितरण कक्ष पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूम के दरवाजे पर रखे। मैं हूं, चेन ने अंधेरे में कहा। बिजली घर का भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। अध्याय 46। भविष्य की योजना। घर में आपका स्वागत है डैड। जब चेन कंट्रोल रूम में घुसा तो लिटिल एक्स की साफ और लड़कपन भरी आवाज ने उसका स्वागत किया। आज आंटी जिया यिन डेटा सेंटर आई थी। मुझे पता है, मैंने ही उन्हें बुलाया था। चेन ने दरवाजा बंद किया और फर्श पर सामान रख दिया। उसने कंप्यूटर में अपनी बाह पर टेप से चिपकी यूएसबी ड्राइव लगाई। अगले ही पल स्क्रीन से NZ-T48 के 5-6 पैकेट बाहर निकल आए। डेटा सेंटर के विशाल ट्रांसफार्मर की बदौलत अब वो पहले से 50 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा कर पा रहा था। ये उसकी शक्ति में एक बड़ी छलांग थी। चेन ने गहराई से सोचा। यूएसबी ड्राइव मिलने के बाद उसे 1 साल भी नहीं हुआ था और आज वो उन लोगों से कहीं ज्यादा अमीर था जो खानदानी रईस थे। लेकिन उसने अपनी सुरक्षा के लिए 3 संकटों की कल्पना की। बाहरी दखल के कारण वो दवा न ले पाए। चीन में रहते हुए वो यूएसबी और दवा खो दे। विदेश में वो यूएसबी और दवा खो दे। इनसे निपटने के लिए उसने एक चतुर योजना बनाई। सबसे पहले उसने जिया यिन द्वारा खरीदे गए ग्राइंडर से NZ-T48 की गोलियों को पीसा। उसने एमोक्सिसिलिन के कैप्सूल खोले, उनकी दवा फेंकी और उनमें NZ-T का पाउडर भर दिया। फिर उन्हें एल्यूमिनियम फॉइल से सील कर दिया। अब ये दवाएं आम एंटीबायोटिक जैसी दिख रही थी। अगर कोई उसे बंधक भी बना ले तो वो बीमार होने का नाटक करके ये दवा ले सकता था। इसके बाद उसने खाने वाला मोम वैक्स गर्म किया और उसमें काला रंग और अमोनियम बेंजोएट मिलाया। अमोनियम बेंजोएट दुनिया का सबसे कड़वा पदार्थ है, जिसे निंटेंडो अपने गेम कार्ड्स पर लगाता है ताकि बच्चे उन्हें न निकले। उसने NZ-T की गोलियों को इस काले कड़वे मोम में डुबोकर सुखाया और उन्हें च्युइंग गम के डिब्बों में भर दिया। ये उसका बैकअप था। कोई भी अजनबीन काली और बेहद कड़वी गोलियों को चखने की हिम्मत नहीं करेगा। अंत में उसने चीन में अपने लिए एक सुरक्षा जाल बुझाया। उसने 5 पैकेट NZ-T को पानी में घोला और उसमें जेल मिलाकर उसे सिलिका जेल जैसा पारभासी ट्रांसलूसेंट आकार दिया। फिर उसने जिया यिन द्वारा मंगवाए गए सोने के 12 बिस्कुट गोल्ड बार्स लिए। उसने सोने के बिस्कुटों को उन NZ-T जेल के सांचों के बीच फिट किया और बक्से बंद कर दिए। वो इन बक्सों को बैंक के सेफ बॉक्स में जमा करने वाला था। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि उन सोने के बिस्कुटों से कहीं ज्यादा कीमती वह जेल है जो उन्हें अपनी जगह पर थामे हुए है। अगला कदम। क्या आप चाहेंगे कि मैं अध्याय 37 का अनुवाद करूं, जहां चेन स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होता है और वहां अपनी अंतरराष्ट्रीय शक्तियों का विस्तार करने के लिए अपनी पहली चाल चलता है। अध्याय 47। ऊर्जा रूपांतरण अनुपात एनर्जी कन्वर्शन रेशियो। चेन ने संभावित संकटों में से 2 का समाधान कर लिया था। उसने NZ-T48 का एक हिस्सा स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कर दिया था। ये उसका अंतिम सहारा था। अब उसने फिर से यूएसबी ड्राइव निकाली और सोचने लगा कि अगला क्या निकाला जाए। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए अब वो ऐसी चीज चाहता था जो उसे शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाए। वो सुपर पावर के बारे में सोचने लगा। मार्वल और DC जैसी फिल्में काल्पनिक दुनिया पर आधारित थी, इसलिए यूएसबी उन्हें नहीं चला सकता था। अंततः उसका ध्यान क्रॉनिकल फिल्म पर गया। लेकिन एक समस्या थी, फिल्म में वो क्रिस्टलाइन काफी बड़ा था। चेन ने गणना कैलकुलेशन शुरू की। उसने महसूस किया कि यूएसबी ऊर्जा को सीधे पदार्थ में नहीं बदलता, बल्कि एक पोर्टल खोलने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। उसने अपनी NZ-T48 की लत, मानसिक निर्भरता से लड़ने का फैसला किया और बिना दवा के अपनी बुद्धि से इस गुत्थी को सुलझाने लगा। उसने यूएसबी के ऊर्जा रूपांतरण दर की गणना की। Y200 kW/h 24H 90.85 COS। परिणाम आया
Y1.321921012 जूल। इसका मतलब था कि 1 ग्राम वस्तु निकालने में लगभग 1224 किलोवाट ऊर्जा खर्च होती है। क्रॉनिकल के क्रिस्टल का आयतन लगभग 3.5 से 4 घन मीटर था। साधारण क्रिस्टल के घनत्व 2.66 GCM3 के हिसाब से उसे उस क्रिस्टल को निकालने के लिए 100 साल तक ऊर्जा जमा करनी होगी। चेन ने हार मान ली और कुछ छोटा खोजने लगा। तभी उसे लूसी फिल्म की याद आई। उसमें एक दवा थी CPH4। हालांकि फिल्म का तर्क कि इंसान केवल 10% दिमाग इस्तेमाल करता है गलत साबित हो चुका था, लेकिन CPH4 का वजन NZ48 के बराबर ही था। इसे कुछ ही दिनों की ऊर्जा से निकाला जा सकता था। उसने लिटिल एक्स से कहा, एक्स कंप्यूटर चालू करो और लूसी फिल्म लगाओ। लिटिल एक्स ने कमरे की लाइटें बंद कर दी और प्रोजेक्टर चालू हो गया। चेन ने खुद को शांत किया और फिल्म का आनंद लेने लगा। 1 अरब साल पहले हमें जीवन दिया गया था। हमने इसके साथ क्या किया? स्क्रीन पर एक कोशिका विभाजित स्प्लिट होने लगी। 1 से 2, 2 से 4 और फिर शीर्षक आया लूसी। अध्याय 48। USB ड्राइव की उत्पत्ति। लूसी कोई बहुत लंबी फिल्म नहीं थी। मात्र 90 मिनट में निर्देशक ने मानव मस्तिष्क की असीम रचनात्मकता को पर्दे पर उतार दिया था। भले ही वो सब केवल कल्पना मात्र हो, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म हुई, चेन सोफे से उछल पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो स्क्रीन को एकटक निहारने लगा। NZT, VR चश्मे और USB ड्राइव जैसी चीजों को देखने के बाद चेन को लगा था कि अब उसे कुछ भी हैरान नहीं कर सकता। लेकिन इस समय उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो डर फिल्म के एक दृश्य से पैदा हुआ था। फिल्म के अंत में नायिका लूसी कई कंप्यूटरों को सोखने के बाद एक काले रंग की मीनार जैसी चीज बनाती है, जिसे भविष्य का बायोलॉजिकल कंप्यूटर कहा गया। अंत में वो विशाल कंप्यूटर सिमटकर एक छोटी सी काली चीज में बदल जाता है। वो एक काली USB ड्राइव थी। चेन को लगा कि वो सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखों को रगड़ा। फिल्म में प्रोफेसर उस USB को कैमरे के पास लाकर घुमाता है। इसमें कोई शक नहीं था, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी चेन की बाह पर टेप से चिपकी हुई थी। वही 12 सेंटीमीटर की लंबाई, वही गहरा काला रंग, बिना किसी लेबल के एक कार्बन रॉड जैसी। 1 अरब साल पहले हमें जीवन दिया गया था। अब आप जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है। फिल्म के अंत में नायिका के ये शब्द चेन के कानों में फुसफुसाहट की तरह गूंजे। उसे पसीना आ गया। वो काफी देर तक सुनने बैठा रहा। फिर उसने तुरंत एक NZT48 की गोली निकली ताकि उसका दिमाग तेजी से काम कर सके। बहुत दिलचस्प। चेन ने सोचना शुरू किया, क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर ये USB ड्राइव उसी फिल्म की दुनिया से निकाली गई थी? अगर ऐसा था तो इसमें 4 हॉरर फिल्में क्यों थी? क्या इसका पिछला कोई मालिक था जिसने इसे छोड़ दिया, या ये दुनिया को कोई संदेश देना चाहती थी? फिल्म का आखिरी संवाद था, मैं हर जगह हूं। चेन ने बुदबुदाया, नहीं, एक जगह है जहां तुम नहीं हो। वास्तविकता, रियलिटी। उसने लिटिल एक्स से पूछा, एक्स, अगर तुम्हें पता चले कि तुम जिस ब्रह्मांड में हो वो बनावटी है और उसके बाहर एक और असली ब्रह्मांड है, तो तुम क्या करोगे? जाहिर है डैड, मैं उस बड़े ब्रह्मांड में जाने का रास्ता ढूंढूंगा। एक्स ने तुरंत जवाब दिया। चेन को प्लेटो के 3 सवाल याद आए। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं कहां जाऊंगा? और इन सबका एक ही मतलब था, जीवन का अर्थ क्या है? उसने बॉक्स थ्योरी के बारे में सोचा। यह सिद्धांत कहता है कि शायद हमारी दुनिया भी एक सिम्युलेटेड बॉक्स है, जैसे कंप्यूटर के अंदर की दुनिया। चेन ने USB ड्राइव को ऊपर उठाकर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो ड्राइव भी उसे वापस देख रही है। उस पल उसे समझ आया कि वो वस्तुओं को हकीकत में क्यों बदल सकता है। ये महज एक स्टोरेज डिवाइस नहीं थी, ये एक चाबी थी। उस बक्से के अंदर के जीवन को बाहरी दुनिया, वास्तविकता में लाने की चाबी। अध्याय 49। कियान वैन हुआन। बेशक ये सब केवल अटकलें थी। यदि USB ड्राइव बॉक्स के बाहर की वास्तविकता की चाबी थी, तो ये जीवित प्राणियों को हकीकत में क्यों नहीं बदल सकती थी? चेन ने पहले एक कॉकरोच निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो विफल रहा था। चेन ने एक परीक्षण करने का सोचा। यदि USB ड्राइव और फिल्म लूसी का आपस में कोई संबंध है, तो शायद वो फिल्म उस ड्राइव के अंदर नहीं डाली जा सकेगी। उसने कंप्यूटर में ड्राइव लगाई और लूसी फिल्म को उसमें कॉपी करने का प्रयास किया। स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार चमका और फिर एक डिंग की आवाज आई। फिल्म कॉपी नहीं हुई। चेन ने हार नहीं मानी और ड्राइव खोलकर देखी। उसमें अभी वही 7 फिल्में थी। जून, फाइनल डेस्टिनेशन, 1 मिस्ड कॉल, रिंग, अलीता, बैटल एंजेल, गॉडजिला 2 और टर्मिनेटर 5। चेन को लगा कि इन शुरुआती 4 हॉरर फिल्मों में कोई छिपा हुआ तंत्र, मैकेनिज्म हो सकता है, इसलिए उसने उन्हें अभी न खोलने का फैसला किया। 3 दिन बाद शांगदू चुआनपू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्विट्जरलैंड जाने वाला विमान रनवे पर खड़ा था। स्विट्जरलैंड में मेनलैंड चीन के लोगों की संख्या कम है, क्योंकि वहां वर्क परमिट मिलना मुश्किल है और जीवन यापन का खर्च बहुत अधिक है। कियान वैन हुआन उन्हीं कुछ लोगों में से एक था जो वहां काम करते थे। कियान अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने चीन आया था, लेकिन कंपनी में अचानक काम आने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। वो खुद को एक सफल बिजनेसमैन दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने आगे खड़े एक युवक पर पड़ी। वो युवक महंगे कपड़ों में था और उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा आकर्षण ऑरा था। कियान को लगा कि शायद ये लड़का स्विट्जरलैंड में ही पला बड़ा है। कियान मन ही मन जल रहा था। वो जानता था कि उसने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। वो महीने के 20,000 स्विस फ्रैंक, लगभग 1.4 लाख युआन कमाता था, लेकिन वहां के टैक्स और खर्चों के बाद उसके पास बहुत कम बचता था। विमान में सवार होकर कियान अपनी बिजनेस क्लास सीट पर पहुंचा। वहां सीटें 180 डिग्री तक झुक सकती थी और अपनी निजी टीवी भी थी। जैसे ही कियान बैठा, उसे अपने बगल से पन्ने पलटने की आवाज आई। उसके ठीक बगल वाली सीट पर वही युवक बैठा था जिसे उसने बाहर देखा था। उसके हाथ में एक किताब थी। कियान ने किताब का शीर्षक पढ़ा, इजी जर्मन लर्निंग विद जीरो फाउंडेशन, शून्य आधार से जर्मन सीखने का आसान तरीका। कियान की हंसी छूट गई। इतना दिखावा करने वाला लड़का अब बेसिक जर्मन सीख रहा था। अध्याय 50। मुफ्त जर्मन ट्यूटर। जैसे ही कियान वैन हुआन ने उपहास में अपनी हंसी रोकी, कई विदेशी यात्रियों और एयर होस्टेस ने उसकी ओर देखा। उसने शर्मिंदगी में अपना मुंह ढक लिया। उसे लगा कि वो एक परिष्कृत व्यवसायी की छवि खराब कर रहा है, लेकिन उसके बगल में बैठा युवक शांत रहा। वो अपनी किताब में खोया हुआ था। कियान को लगा कि ये लड़का बस कूल दिखने का नाटक कर रहा है। कियान ने सोचा, स्विट्जरलैंड में 65% लोग जर्मन बोलते हैं, लेकिन विमान में बैठने के बाद इसे सीखना शुरू करना बहुत देर हो चुकी है। तभी कियान ने देखा कि वो युवक बहुत तेजी से पन्ने पलट रहा है। क्या इसकी आंखें स्कैनर है? कियान ने मन ही मन सोचा। अभी विमान ठीक से उड़ा भी नहीं था और वो आधी किताब खत्म कर चुका था। विमान के हवा में स्थिर होने के बाद कियान ने देखा कि युवक ने अपनी पहली किताब खत्म कर दी है और अपने बैग से किताबों का एक पूरा ढेर निकाल लिया है। ये किताबें बुनियादी, बेसिक से लेकर विशेषज्ञ, एक्सपर्ट स्तर तक की थी। कियान से अब रहा नहीं गया। हे दोस्त, क्या तुम जर्मन सीख रहे हो? युवक चेन ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, स्विट्जरलैंड में कुछ काम है तो सोचा रास्ते में थोड़ा सीख लूं। कियान ने उपदेश देना शुरू किया, देखो, जर्मन इतनी आसान नहीं है। खुद से सीखना समय की बर्बादी है।
तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण गलत हो जाएगी और फिर उसे सुधारना मुश्किल होगा। चेन चेन मुस्कुराया। अच्छा, तो क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? कियान को अपनी विद्वता दिखाने का मौका मिल गया। उसने एक बुनियादी जर्मन वाक्य बोला। युवक ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया। कियान ने तुरंत उसे टोका। नहीं नहीं, जर्मन में चम्मच, लॉफल, चाकू, मैसर और कांटा, गेबल के लिए अलग लिंग, जेंडर और सर्वनाम होते हैं। स्विस लोग तुम्हारी बात समझ भी नहीं पाएंगे। अगले 3 घंटों तक कियान सवाल पूछता रहा और चेन चेन जवाब देता रहा। कियान गलतियां सुधारते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे कियान को कुछ अजीब लगने लगा। शुरुआत में सैकड़ों गलतियां करने वाला ये लड़का अब एकदम सटीक और जटिल वाक्य बोल रहा था। कियान ने नीचे देखा। चेन चेन ने बातों बातों में मेज पर रखी लगभग सारी किताबें खत्म कर दी थी। कियान अचानक सन्न रह गया। क्या मैं पिछले 3 घंटे से एक ऐसे लड़के को मुफ्त में पढ़ा रहा हूं जो मेरी बातों को स्पंज की तरह सोख रहा है? उसे एहसास हुआ कि चेन चेन केवल उसकी बातों को सुन नहीं रहा था, बल्कि उसी समय किताबों के पन्ने पलटकर पूरी भाषा को डाउनलोड कर रहा था।